हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब है तस्वीर, लेकिन यहाँ पर जो राइटर है या नरेटर है वो किसी लेडी की तस्वीर बना नहीं रहे हाथ से, पोर्ट्रेट वो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो अपने वर्ड्स की हेल्प से पोर्ट्रेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने वर्ड्स की हेल्प से उसमें कलर फिल कर रहे हैं, अपने वर्ड्स की हेल्प से वो ड्रॉ कर रहे हैं। और वो कहाँ हो रहा है सब कुछ? हमारी इमेजिनेशन में। तो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उन्होंने अपनी जो ग्रैंड मदर है, यहाँ पर लेडी उनकी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर के बारे में इस पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब किया है, उनका एक्सपीरियंस अपनी ग्रैंड मदर के साथ। एंड द नरेटर इज खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन सिख हिस्ट्री एंड रिलीजन। बहुत सा सिख इतिहास, धर्म के ऊपर, और न्यूज़पेपर में उनके स्पेशल आर्टिकल्स आते थे। ही हैज़ ऑल्सो ट्रांसलेटेड अ नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम उर्दू एंड पंजाबी इनटू इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, ही हैज़ बीन अ लॉयर। लॉयर का काम भी करते थे, अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। एडिटर भी रहे हैं, और उनके मोस्ट फेमस नॉवेल्स में से ट्रेन टू पाकिस्तान एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल भी आपने शायद पढ़े होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। सबकी दादी की तरह मेरी दादी भी बुजुर्ग औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। और जब से मैं उन्हें देख रहा था, 20 साल की उम्र मेरी हो गई है, और उनको मैंने जिस तरीके से देखा वो वैसे ही नज़र आ रहे हैं। ओल्ड wrinkled फेस। पीपल सेड दैट शी हैज़ वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड। लोग कहते हैं, मीन्स मैंने नहीं देखा, कि जब वो यंग थी, बहुत सुंदर थी, उनके हस्बैंड भी थे, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। मेरे लिए ये बिलीव करना मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। My grandmother's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरी ग्रैंडफादर की पिक्चर, पोर्ट्रेट उनका बना हुआ था, और ड्राइंग रूम में, पुराने टाइम में जो घर होते थे उसमें जो ड्राइंग रूम होता था उसमें एक शेल्फ बना दी जाती थी, और शेल्फ के ऊपर पिक्चर्स होती थी। वो कोई अपने सिख रिलीजन से अगर रिलेटेड है, या कोई गॉड या गॉडरेसेस की पिक्चर्स होती थी, या फिर कोई शो पीस होता था, या अपने पूर्वजों की, अपने दादा दादी परदादा, उनकी पिक्चर्स होती थी। तो वो मेंटल पीस के ऊपर, जिसको अंगीठी बोल देते थे, अंगीठी बनाई होती थी, मीन्स शेल्फ बनाई होती थी, और उसके ऊपर पिक्चर्स रखी होती थी। जो दादाजी की पिक्चर थी उसमें वो कैसे दिखाई देते थे? ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। ढीले ढाले कपड़े और बड़ी सी पगड़ी। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। पूरी उनकी जो बियर्ड, वाइट बियर्ड, दाढ़ी सफ़ेद, पूरी छाती को घेरे हुए। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। ऐसा लगता नहीं था कि इनकी पत्नी होंगी, इतने इनके बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. मतलब इतने बुजुर्ग लगते थे, ऐसा लगता था कि कोई इनके पोते होंगे, पड़पोते होंगे, इतनी उम्र है इनकी। As for my grandmother, लेकिन जब दादी की तरफ मैं देखता था, being young and pretty, आज भी मुझे अच्छी लगती थी, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर हमें बताती थी कि बचपन में वो कौन कौन से गेम खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. हमारे लिए तो वो बेतुकी बातें, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई प्रोफेट, कोई अवतार, कोई फैबल्स मीन्स शॉर्ट स्टोरीज को सुनाता है। She had always been short and fat and slightly bent. Now this is the second para of the chapter. इस पैरा में पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है ग्रैंड मदर की, एक तरह का पोर्ट्रेट। ही वॉज मेकिंग अ पोर्ट्रेट विद हिज वर्ड्स। शॉर्ट, कद छोटा है, थोड़ी मोटी और थोड़ा झुकी हुई। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, क्रिस क्रॉस बने हुए हैं चेहरे पे। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो, we were the certain she had always been as we had known her. Old,
so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. मुझे लगता था इससे ज़्यादा और क्या बूढ़ी होंगी, और 20 साल से ऐसी ही तो हैं जैसे मैं देख रहा हूँ. She could never have been pretty, but she was always beautiful. सुंदर कैसी होंगी पता नहीं, लेकिन आज भी मुझे ब्यूटीफुल लगती हैं, ऑलवेज की, हमेशा की तरह. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. घर में जब वो घूमती हैं तो स्पॉटलेस वाइट कपड़े उनके जो पहन के रखे होते हैं बिल्कुल वाइट बेदाग, और एक हाथ कमर पे जो झुकी हुई कमर है उसको उस पे रखी हुई है, और दूसरे हाथ में बीड्स ऑफ हर रोजरी, जो माला, सिमरन करने वाली माला के जो मोती हैं, बीड्स मन के हैं, उन पे हाथ चल रहा होता है. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली. सिल्वर लॉक्स, बाल सफ़ेद हो गए हैं लेकिन चमक रहे हैं सिल्वर की तरह. वो उनके पीले पड़े हुए चेहरे पे बिखरते रहते थे. पकड़ हर फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर. और उनकी जो लिप्स चलते थे इनऑडिएबल, सुनाई नहीं देती थी, इतनी धीमी आवाज़ में वो अपनी प्रार्थना में, अपने सिमरन में जुड़ी होती थी. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. Now, here narrator used simile, like the winter landscape in the mountains. जब कंपैरिजन कर दिया, दादी का कंपैरिजन विंटर लैंडस्केप, जहाँ पर पर्वतों की चोटियों पे बर्फ़ से ढकी हुई हैं और सब तरफ शांति सन्नाटा है, पीस है, सेटिस्फेक्शन है, प्योर वाइट नज़र आ रहा है सब कुछ. हेयर द नरेटर डिस्क्राइब हर ग्रैंड मदर्स पर्सनैलिटी with the winter landscape in the mountains as expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. शांति और संतुष्टि से भरी हुई, वो उसके सीन के साथ क्रिएट किया है नरेटर ने. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. अब रिलेशन की बात करिए तो मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. मेरे माता पिता मुझे अपनी दादी के पास छोड़ गए थे, तब से हम इकट्ठे थे, और वो खुद शहर में चले गए थे. शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. क्या क्या करती थी दादी, मेरे को तैयार करती थी, सुबह जल्दी उठाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार कर देती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर. अब यहाँ रूटीन बताया जा रहा है कि दादी अपनी मॉर्निंग प्रेयर करती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. अपनी जिस तरह एक लगातार कॉन्टिन्यूसली एक बोल के गा के अपनी प्रेयर में बिजी थी, और मुझे वो डल सी आवाज़ लगती थी, मुझे बोरिंग लगता था, कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि समझ नहीं आता था. वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप. और वो मुझे नहाते टाइम या मुझे कब तैयार करते टाइम वो बोलती रहती थी, और उसके पीछे पर्पस क्या होता था कि शायद मैं वो सुन लूँगा और मुझे भी याद हो जाएगा. मोस्टली जो चीज़ हम सुनते हैं, बार बार हमारे कानों में कोई आवाज़ पड़ती है तो वो चीज़ हमारे लिए याद करना आसान हो जाती है. कई बार सुन के ही हम कोई गीत याद कर लेते हैं, कोई पाठ याद कर लेते हैं, जबकि हमने उसको लिखे हुए कहीं देखा नहीं है, उसका टेक्स्ट नहीं देखा है, लेकिन हम सुन के ही याद कर लेते हैं. तो दादी का मेन पर्पस होता था ऊंची आवाज़ में बोलने का कि मेरे कानों में आवाज़ पड़े. आई लिसन, मैं सुनता था. आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. और कभी याद करने की कोशिश नहीं की, इस चीज़ की टेंशन नहीं ली. देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट. और फिर वो मुझे मेरी वुडन स्लेट, जिसे पंजाबी में फट्टी बोल देते हैं, वो लेके आती थी, जिसमें पहले कॉपीज़ या नोटबुक्स नहीं होती थी पुराने टाइम, उसी पे लिखा जाता था. वुडन स्लेट, लकड़ी की बनी हुई तख्ती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक. येलो चौक जिसको आज मुल्तानी मिट्टी बोल देते हैं या पंजाबी च गाची बोल देंगे. शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड. मेरी उस वुडन स्लेट को साफ़ करके रखा होता था और येलो चौक उसके ऊपर लगाया हुआ होता था. एंड अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, छोटा सा इंक पॉट जिसमें कि इंक होती थी. एंड अ रीड पेन, एक रीड पेन जिसको बोल देते हैं बांस की बनी हुई लकड़ी से कलम
बनी हुई है, ये सब कुछ इकट्ठा बंडल बना के और मुझे हाथ में थमा देती थी। ये सारी चीज़ें आप देखिए, पुराने टाइम में अपने दादाजी से पूछ लेना, अपने पापा से पूछ लेना, अपनी मम्मा से पूछ लेना कि ये सब चीज़ों से ही पुराने टाइम में पढ़ाई हो रही थी, जिसमें कि वुडन स्लेट होती थी, इंक पॉट होता था, और वुडन स्लेट को येलो चॉक मीन्स जो आज के टाइम मुल्तानी मिट्टी के नाम से आप जानते हो, उससे मल के उसको साफ़ कर दिया जाता था। कोई काम लिखा जाता था तो उसको रब करके उसको धो के और दोबारा तैयार किया जाता था उसको लिखने के लिए। सो ये सब मुझे मेरी दादी पकड़ा देती थी सुबह इकट्ठे बांध के। एंड आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे? अ थिक स्टील चपाती, रात की बनी हुई बासी चपाती, और उसके ऊपर बटर और शुगर डाल के वी वेंट टू द स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और रास्ते में अपने जो आवारा डॉग्स होते थे, कुत्तों के लिए भी रोटी मेरी दादी ले जाती थी डालने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। अक्सर मेरी दादी ही मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्यों? कि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल बिल्कुल टेम्पल के पास ही जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। ये उस टाइम की बात है जबकि कोई स्कूल नहीं होते थे, टीचर्स नहीं होती थी। तो जो गांव में प्रीस्ट होता था मीन्स कोई वो इंसान जिसने कि कुछ विद्या हासिल की हुई है, वो पुजारी भी हो सकता है, वो पाठी भी हो सकता है गुरुद्वारे का, या कोई ग्रंथी भी हो सकता है जिसने कि कुछ पढ़ाई की है। तो वो बच्चों को सिखाने के लिए उस टेम्पल का ही यूज़ करता था। इट मे बी गुरुद्वारा ऑल्सो, उस ही बिल्डिंग को यूज़ किया जाता था, और वही प्रीस्ट, उस टेम्पल या गुरुद्वारे का प्रीस्ट ही बच्चों को सिखाता था। While the children sat in rows on the either side of veranda singing the alphabet or prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. बच्चे वरांडे में बैठ के लाइनों में ऊंची ऊंची आवाज़ में कोरस इकट्ठे होके गा गा के अल्फ़ाबेट या जो भी कुछ सीख रहे हैं वो बोलते थे, और अंदर दादी बैठ के स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स को पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम हो जाता, we would walk back together, इकट्ठे वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और वहीं टेम्पल के दरवाजे पे ही हमें विलेज डॉग्स मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर चपातीज वी थ्रू टू देम, और उन्हें रोटी डालते डालते हम घर आ जाते थे, और वो हमारे पीछे पीछे एक दूसरे से रोटी के लिए लड़ते हुए या भौंकते हुए हमारे पीछे आ जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स अच्छी तरीके से सिटी में सेटल्ड हो गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship. यहाँ दादी और मेरी फ्रेंडशिप के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया। Although we shared the same room, हम इकट्ठे ही रूम में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me, लेकिन अब फ़र्क क्या पड़ गया था कि मेरी ग्रैंडमदर अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus. English school था, हम बस में जाते थे। There were no dogs in the street. गलियों में कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. शहर के घर में ऊपर कोर्टयार्ड, आंगन में, बाहर के आंगन में छोटी चिड़ियों को दादी रोटी छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें खिला देती थी। अब यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स की जगह स्पैरोज आ गई हैं जिनको वो छोटी छोटी रोटी के टुकड़े डाल देती थी। यहाँ नेचर का पता लगता है कि अगर ग्रैंड मदर का आप करेक्टर स्केच लिखने जा रहे हो तो शी वॉज द काइंड लेडी। जो पहले पढ़ा कि वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, शी वॉज द रिलीजियस लेडी। नाउ एज ईयर्स रोल्ड बाय, समय बीतता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से कम ही मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कभी कभी वो मुझे उठाने आ जाती थी और स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं वापस आता था तो मुझे पूछती थी, जैसे हम अपने घरों में छोटे बच्चों से पूछते हैं या आपसे आपके पेरेंट्स भी पूछते होंगे, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, क्या पढ़ाया आज स्कूल में टीचर ने। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग,
तो मैं उन्हें कुछ इंग्लिश वर्ड्स बता देता था, कुछ साइंस से रिलेटेड, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग अराउंड एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। वो खुश नहीं होती थी सुन के। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। और मेरी मदद भी नहीं अब वो मेरे लेसन्स में कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो किस चीज़ को लेके परेशान थी? वो सेटिस्फाई नहीं थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जा रहा था। उन्हें लगता था कि ना तो यहाँ कोई गॉड के बारे में बात सिखाई जाती है बच्चों को, परमात्मा के बारे में कोई बात सिखाई जाती है, और ना ही कोई रिलीजियस बुक्स के बारे में बताया जाता है, जो कि आजकल भी कुछ स्कूल्स में इस तरह से चलता है कि बाकी सब चीज़ों पे स्ट्रेस दी जाती है, लेकिन मॉरल एजुकेशन या रिलीजियस एजुकेशन को इग्नोर कर दिया जाता है। उसके लिए कोई स्पेशल पीरियड्स, कोई स्पेशल अटेंशन नहीं दी जाती, वो सिर्फ एक सिलेबस बन के रह जाता है। तो ये दादी को अच्छा नहीं लगता था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। मैंने एक दिन आके बताया कि अब हमें म्यूज़िक लेसन भी दिए जाएंगे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। उनकी डिस्टर्बेंस का रीज़न क्या था? टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। अकॉर्डिंग टू हर, उनके मुताबिक जो संगीत है वो एक बहुत ज़्यादा लो कैटेगरी का प्रोफेशन कह सकते हैं, करियर कह सकते हैं, काम कह सकते हैं। और ये चीज़ें पहले ही होती थी लोगों के माइंड में कि अगर उनका बच्चा कोई म्यूज़िक या फिल्म इंडस्ट्री में या कोई डांस करता है तो उन्हें अच्छा नहीं माना जाता था। और मोस्टली इसी चीज़ के लिए कुछ जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस इस फील्ड में जाते थे तो वो अपना रियल नेम जो है वो हिडन कर लेते थे, कुछ और नाम रख लेते थे, क्योंकि उस टाइम इन चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स। उनके मुताबिक या तो जो लोअर क्लास है, हार्लोट्स या फिर बेगर्स जो कि भीख मांग रहे हैं, वो लोग म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, वो संगीत का सहारा लेते हैं मांगने के लिए। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। ये सज्जन लोगों का काम नहीं है, अच्छे लोगों का काम नहीं है ये। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। बोलती कुछ नहीं थी लेकिन चुप रहती थी, लेकिन उनके चुप रहने से ही पता लगता था कि वो सहमत नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। बहुत कम बोलने का मौका उन्हें फिर मेरे साथ मिलता था। When I went up to the university, अब यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। I was given a room of my own, मेरा अपना कमरा था। The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. बहुत कम बोलती थी, मेल जोल बहुत कम था किसी के साथ। अपना रूटीन किस तरह बिताती थी, अपना दिन किस तरह बिताती थी? स्पिनिंग व्हील, चरखा काटती थी। फ्रॉम सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। अपनी प्रार्थना में, अपने सिमरन में और चरखे में बिजी थी। ओनली इन द आफ्टरनून, और दोपहर के टाइम जब रिलैक्स करना होता था तो वो क्या करती थी? फीडिंग द स्पैरोज को खाना खिलाती थी, छोटी छोटी रोटी के टुकड़े करके खिला देती थी। वाइल शी सेट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैडलम ऑफ चिरपिंग। और जब वो रोज़ वरांडा में बैठ के रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डालती थी तो सैकड़ों बर्ड्स उनके आसपास आके चहचहाती थी। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। कुछ आके टांगों पे बैठ जाती थी, कुछ कंधों पे बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ सिर पे भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, और वो मुस्कुराती रहती थी दादी। बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी भी उनको उड़ाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में बहुत खुशनुमा होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मेरा अब्रॉड जाने का फ़ैसला हुआ पढ़ाई के लिए तो मुझे लगा कि दादी अपसेट हो जाएंगी। I would be away for 5 years. 5 साल के लिए मुझे बाहर जाना था। And at her age one could never tell. और उनकी उम्र जितनी हो गई थी कुछ कहा नहीं जा सकता था कि क्या होगा। But my grandmother could. लेकिन मेरी ग्रैंड मदर बहुत स्ट्रॉन्ग थी।
She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. मुझे छोड़ने तो ज़रूर गई रेलवे स्टेशन, लेकिन कोई भी इम्प्रेशन, कोई इमोशन उन्होंने शो नहीं किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स. अभी भी उनके लिप्स, होंठ उनकी प्रार्थना में बिजी थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उनका दिमाग भी प्रार्थना में था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. और अपनी माला के जो बीड्स थे उन पे हाथ उनका चल रहा था. सिमरन लगातार चलता रहता था. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. उन्होंने मुझे जाने से पहले प्यार से मेरे माथे को चूमा और मुझे लगा कि पता नहीं अब जब मैं वापस आऊँगा तो मैं अपनी दादी से दोबारा मिलूँगा कि ये लास्ट कॉन्टैक्ट होगा. बट दैट वॉज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. 5 साल बाद जब मैं आया तो मैं स्टेशन पे उनसे मिला. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो बिल्कुल भी एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम्स फॉर वर्ड्स. आज भी बातें नहीं कर रही थी. एंड वाइल शी क्लैप्स मी हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर. और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मुझे उनके नज़दीक जाके प्रार्थना की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरा पहला दिन जब मैं पहुंचा, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज. होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलियस रिब्यूक्स. बहुत देर तक उन्होंने पंछियों को खाना खिलाया. इन द इवनिंग, लेकिन शाम को एक बदलाव आया. अ चेंज केम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. मैंने देखा कि वो प्रार्थना नहीं कर रही थी. शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ नेबरहुड. उन्होंने पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम. पुराना से कहीं से कोई ढोलकी या ड्रम लेके आ गई और स्टार्टेड टू सिंग. और गाना बजाना शुरू कर दिया. For several hours she thumped and sagging skins of dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. जिस तरह कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत के कोई वापस आता है और उसकी खुशी में उस आए हुए वॉरियर्स, योद्धा की खुशी में गीत गाए जाते हैं. तो यहाँ पर वो ऐसा लग रहा था कि खुशी में दादी बहुत आज खुशी महसूस करते हुए गा रही है. वी हैड टू परsuaded her to stop टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. हम सब ने रोका भी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लो, स्ट्रेन ना लो. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर एंड शी डिड नॉट प्रे. और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगली सवेर वो कुछ बीमार हो गई. इट वॉज माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. हल्का सा बुखार था. डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन दादी कुछ और ही सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. दादी ने कहा बस अब मेरा अंत नज़दीक है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. और उन्होंने क्या बोला कि ज़िंदगी के आखिरी टाइम मैं अपनी प्रेयर को भूल गई थी. मैं वो करना भूल गई थी. एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. और अब वो हमारे साथ बात करके अपने समय को गंवाना नहीं चाहती थी. हमने रोका भी कि अपने सिमरन को बंद कर दो. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. और वो हमारी बात नहीं मानी. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. शांति से लेटी हुई थी और अपनी माला के जो मोती थे, माला के मनके थे, उनको उनके साथ अपना सिमरन कर रही थी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट. इससे पहले कि हम कुछ और सस्पेक्ट कर पाते. हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. लिप्स हिलना बंद हो गए और हाथ से माला छूट गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी नो दैट शी वॉज डेड. और पता लगा कि अब दादी इस दुनिया में नहीं है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इट वॉज कस्टमरी. जो रीति रिवाज के हिसाब से होता है कि ज़मीन पे लटा दिया जाता है डेड बॉडी को. laid her on the ground and covered her with a red shroud. Shroud means the cloth which used to cover the dead body. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ देर विलाप हुआ और फिर हम लोग बिजी हो गए उनके संस्कार की जो अरेंजमेंट करने थे. Even the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated.
और जब शाम के टाइम उनके कमरे में हम स्ट्रेचर लेने के लिए गए, जो क्रीमेशन सेरेमनी करनी थी संस्कार के लिए, द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था और उनके पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ था. लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी प्रकाश से कमरा भरा हुआ था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आधे रास्ते में ही आंगन में आके रुक गए. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in a red shroud. हम कैसे रुक गए कि जहाँ पे उन्हें लिटाया हुआ था, रेड श्राउड में उन्हें कवर किया हुआ था. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों पंछी फर्श पे बिखरे हुए उनके आसपास. There was no chirping, लेकिन कोई चहक नहीं रहा. We felt sorry for the birds. माँ को लगा शायद रोटी की इंतज़ार में वो यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हैं. एंड माई मदर फैच सम ब्रेड्स फॉर देम, माँ कुछ रोटी लेके आ गई. शी ब्रोक इन टू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े किए और जिस तरह दादी करती थी उसी तरह से थ्रू इट टू देम, उनको डाल दिए. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, पंछियों ने देखा भी नहीं रोटी की तरफ. वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को हम वहाँ से लेके चले गए, वो चुपचाप पंछी उड़ गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सवेर स्वीपर ने वो ही रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में इकट्ठे करके डाला क्योंकि पंछी उन्हें खाकर नहीं गए थे. खुशवंत सिंह ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस लेसन में अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब किया और लास्ट में जाके जो इमोशंस एक्सप्रेस किए कि बर्ड्स को भी पता है, पंछियों को भी पता है, जो अटैचमेंट उनकी ग्रैंड मदर के साथ थी उन्हें भी पता है कि वो रोटी के लिए सिर्फ नहीं वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उन्हें भी उनके जाने का अफसोस था. तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.